क्षेत्रीय सर्वेक्षण। कक्षा 11 में आप विश्व के साथ साथ भारत के भौतिक भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं। वर्तमान कक्षा में आप भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के अतिरिक्त मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन करेंगे। इन पक्षों का अध्ययन करते समय आप अपने अनुभव किया होगा कि उल्लेखित विषय भूमंडलीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के हैं। अन्य शब्दों में दी गई सूचना विषय को बेहतर स्तर पर समझने में सहायता करती हैं। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आपके आसपास की आकृतियां, घटनाएं और प्राकृतिक बिल्कुल वैसी हैं जिनका अध्ययन आप बेहतर स्तर पर कर चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्थानीय स्तर के कुछ पक्षों का अध्ययन आप किस प्रकार करेंगे? आप जानते हैं कि प्रदेश स्तरीय सूचनाओं का प्रयोग बेहतर स्तर पर विभिन्न भौतिक एवं मानवीय प्रचलनों के विभिन्न विश्लेषणों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से सूचना जनन हेतु सूचनाओं को स्थानीय स्तर पर एकत्रित करना होगा। प्राथमिक सर्वेक्षण को क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कहा जाता है। ये भौगोलिक अन्वेषण के आवश्यक घटक होते हैं। यह पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझने के लिए आधारभूत कार्यविधि हैं जो पर्यवेक्षण, रेखा चित्रण, मापन और साक्षात्कार इत्यादि के द्वारा संपन्न होती हैं। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्य विधियों का विवेचना करेंगे। क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है? अन्य अनेक विज्ञानों की भांति भूगोल भी एक क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है, अतः यह हमेशा जरूरी होता है कि सुनियोजित क्षेत्रीय सर्वेक्षण भौगोलिक अन्वेषण की सफलता संपूर्णता प्रदान करे। यह सर्वेक्षण स्थानीय स्तर पर स्थानीय वितरण के प्रारूप, उनके सहचार्य और संबंधों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वितीयक स्रोत द्वारा अनुपलब्ध स्थानीय स्तर की सूचनाओं को एकत्रण में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय सर्वेक्षण का आयोजन वांछित सूचनाओं के एकत्रण के लिए किया जाता है ताकि अन्वेषण के अंतर्गत समस्या का पूर्व निर्धारण उद्देश्य के अनुरूप गहन अध्ययन किया जा सके। ऐसे अध्ययन स्थिति और प्रक्रियाओं को, उनकी संपूर्णता और उनके घटनाओं स्थल के परिप्रेक्ष्य को समझने में अन्वेषक को समर्थ बनाते हैं। यह पर्यवेक्षण द्वारा संभव है, जो सूचनाओं के एकत्रण और उनके निष्कर्ष प्राप्त करने की एक उपयोगी विधि है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की सुपरिभाषित कार्यविधि द्वारा आरंभ किया जाता है। यह कार्य कार्यात्मक दृष्टि से अंतर संबंधित निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। समस्या को परिभाषित करना। अध्ययन की जानने वाली समस्या को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति समस्या की प्रकृति को इंगित करते हुए कथन से की जा सकती है। इसकी झलक सर्वेक्षण के विषय के शीर्षक और उपशीर्षक में मिलनी चाहिए। उद्देश्य सर्वेक्षण को और अधिक विशिष्टीकृत करने के लिए इसके उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्देश्य सर्वेक्षण की रूपरेखा प्रदान करते हैं और इनके अनुरूप आंकड़ों को प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने हेतु उपयुक्त विधियों का चुनाव किया जाता है। प्रयोजन उद्देश्यों को स्पष्ट परिभाषित किए जाने की भांति संदर्भित भौगोलिक क्षेत्र अन्वेषण की समय सारणी एवं यदि आवश्यक हो तो संदर्भित अध्ययन के प्रसंगों के रूप में सर्वेक्षण के प्रयोजन को सीमांकित करने की आवश्यकता होती है। अध्ययन के पूर्व परिभाषित उद्देश्यों तथा विश्लेषण अनुमान तथा एवं उनकी अनुप्रयोज्यता की सीमाओं के संदर्भ में इस प्रकार का बहुआयामी सीमांकन आवश्यक है। विधियां तथा एवं तकनीकें। चयनित समस्या के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आधारभूत रूप से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है। इनमें मानचित्र एवं अन्य आंकड़ों सहित द्वितीयक सूचनाएं, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, लोगों के हस्ताक्षर हेतु प्रश्नावलियों से आंकड़ा उत्पादन सम्मिलित की जाती है। अभिलिखित एवं प्रकाशित आंकड़े। ये आंकड़े समस्याओं के विषय में आधारभूत सूचना प्रदान करते हैं। इन्हें विभिन्न सरकारी अभिकरणों, संगठनों एवं अन्य अभिकरणों द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित किया जाता है। सर्वेक्षण का प्रारूप तैयार करने हेतु भू कर मानचित्र एवं स्थलावृत्ति पत्रक सहित ये आंकड़े आधार प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायतों या राजस्व अधिकारियों के पास उपलब्ध सरकारी अभिलेखों अथवा निर्वाचक सूचियों का उपयोग करके सर्वेक्षण क्षेत्र के परिवारों
लोगों, भू संपत्तियों आदि की सूची बनाई जा सकती है। इसी प्रकार भू स्वरूप, जल प्रवाह, भूमि उपयोग, वनस्पति बस्तियों, आवागमन और संचार मार्गों, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे भौतिक व सांस्कृतिक भू दृश्यों से संबंधित आवश्यक लक्षणों की स्थलाकृति मानचित्रों से अनुरेखित किया जा सकता है। इसके साथ ही खेतों की सीमाओं भू राजस्व अधिकारियों के पास उपलब्ध भू कर मानचित्रों से चिन्हित किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, चाहे वह समग्र के लिए हो अथवा किन्हीं प्रतिदर्श इकाइयों के लिए हो, के लिए इन आधारभूत सूचनाओं एवं मानचित्रों की आवश्यकता होती है ताकि पर्यवेक्षण की इकाई का चयन किया जा सके। अन्वेषक को क्षेत्र में अपनी स्थिति स्थापित एवं निर्धारित करने में भी ये वृत्त मापनी मानचित्र उपयोगी होते हैं। इस प्रारंभिक अनुस्थापन के कारण अन्वेषक को मानचित्र में अतिरिक्त लक्षणों को सही प्रकार से सम्मिलित करने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के प्रभावित अन्वेषक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने की क्षमता भू दृश्य के आबोधक पर निर्भर करती है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य पर्यवेक्षण ही है ताकि भौगोलिक घटनाओं और संबंधों को समझा जा सके। पर्यवेक्षण की परिपूर्णता के लिए सूचनाएं प्राप्त करने की कुछ तकनीकें बहुत उपयोगी हैं, जैसे रूपरेखा, चित्रण और फोटोग्राफ। पाठ्य पुस्तक में वर्णित तथ्यों, स्थितियों तथा प्रक्रियाओं को ऐसे रूपरेखा, चित्र तथा फोटोग्राफ आपके बोध में वृद्धि करते हैं। दृश्यावली के भूदृश्य लक्ष्यों व गतिविधियों को फोटोग्राफी द्वारा अभिग्रहित किया जा सकता है। कभी कभी उपयुक्त बृहत मापनी मानचित्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में टोही सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षित क्षेत्रों का रूपरेखा चित्र अथवा काल्पनिक मानचित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अभ्यास से अन्वेषक को अपने सर्वेक्षण क्षेत्र से परिचित होने में सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक लक्ष्य का सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण किया जा सकता है ताकि उन्हें रूपरेखा चित्र में अंकित किया जा सके। सुव्यवस्थित अभिलेख रखने के लिए क्षेत्र में किए गए पर्यवेक्षण के सभी बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए। देखी, अनुभवी की गई अथवा समझी गई सभी बातों को याद नहीं रखा जा सकता, अतः लक्ष्यों एवं तथ्यों के वर्गीकरण की उपयुक्त योजना का उपयोग करते हुए अन्वेषक को उनकी प्रासंगिक विशेषताओं का अभिलेखन कर लेना चाहिए। पर्यवेक्षण के सुस्पष्ट एवं संदिग्ध अभिलेखन के लिए लोगों का सर्वेक्षण, पार्टी के सदस्यों के संक्षिप्त प्रतिक्रियाओं या अभिलेखित सूचनाओं के संदर्भ भी अपनी टिप्पणियों में सम्मिलित करना चाहिए। मापन, कुछ क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में उसी स्थान पर लक्ष्य अथवा घटनाओं के मापन की आवश्यकता होती है। यह तो उस स्थिति में और भी अधिक आवश्यक हो जाती है जब अन्वेषक परिशुद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता है। इस कार्य में उपयुक्त उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो अन्वेषक को लक्ष्य की विशेषताओं के परिशुद्ध मापन में सहायक होते हैं। अतः सर्वेक्षण पार्टी को निर्धारित लक्ष्य के मापन के लिए अपने साथ उपयुक्त उपकरण ले जाने चाहिए, जैसे फीता, मृदा के भार मापन के लिए तौलने की मशीन, अम्लीय या क्षारीय के मापन के लिए पीएच मीटर का कागज पट्टी, तापमान आदि। साक्षात्कार, सामाजिक मुद्दों से जुड़े क्षेत्रीय सर्वेक्षण सूचनाएं का एकत्रण व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा किया जाता है। अपने स्वयं के जीवन सहित प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवेश से संबंधित अनुभव व ज्ञान और कुछ भी न होकर महज सूचनाएं हैं। यदि इन अनुभवों को कुशलतापूर्वक एकत्रित किया जाए तो ये सूचनाएं कोई महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। फिर भी व्यक्ति साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया विषय अवबोधक संबंधित योग्यता, साक्षात्कार में सम्मिलित लोग अभिव्यक्ति के कौशल, सामाजिकता की अभिरुचि आदि से प्रभावित होती है। विधियां, लोगों के साक्षात्कार अनेक विधियों से की जा सकती हैं, जैसे पहले से तैयार की गई प्रश्नावली एवं अनुसूचियों अथवा सामाजिक व संसाधन मानचित्र एवं वार्तालाप जैसी सहभागी मूल्यांकन विधियों, काल संबंधी मूल्यांकन विधियों आदि के द्वारा। आधारभूत सूचनाएं, साक्षात्कार का आयोजन करते समय अथवा आंकड़ों के एकत्रण के लिए आधारभूत सूचनाएं यथा उत्तरकर्ता की स्थिति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आदि का भी
अभिलेखन करना चाहिए। इन प्रचलनों के आधार पर अन्वेषक अग्रिम परिकलन एवं विश्लेषण के लिए प्राप्त सूचनाओं को संकलित तथा वर्गीकृत करता है। व्याप्ति क्षेत्र अध्ययन की अवधि में अन्वेषक को यह निर्णय करना होता है कि सर्वेक्षण संपूर्ण जनसंख्या अथवा समग्र के लिए आयोजित किया जाना है या चयनित प्रतिदर्श पर आधारित किया जाना है। यदि अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा नहीं है परंतु विविध घटकों से निर्मित है तो समग्र अथवा सभी घटकों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। बृहत आकार होने की स्थिति में जनसंख्या के घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चयन प्रतिदर्श तक अध्ययन को सीमित किया जा सकता है। अध्ययन की इकाई समग्र अथवा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के निर्णय के साथ साथ अध्ययन की इकाइयों को शुद्धता से परिभाषित करना होता है। इनमें परिवार, भूमि का आकार, व्यापारिक इकाइयां जैसे प्राथमिक इकाइयां सम्मिलित होती हैं। प्रतिदर्श योजना सर्वेक्षण के उद्देश्य जनसांख्यिकी भिन्नताओं, समय व व्यय की सीमाओं आदि को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श के आकार व चयन की विधियों सहित प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा निर्धारित करनी होती है। सावधानियां क्षेत्र में साक्षात्कार या सहभागी मूल्यांकन विधियां अति संवेदनशील होती हैं। इसे पूर्ण निष्ठा व सावधानी पूर्वक संपन्न कराना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया में ऐसे मानव समूह से भी व्यवहार बनाना होता है जो हमेशा अन्वेषक के सांस्कृतिक लोकाचार व पद्धतियों के सहभागी नहीं होते। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको अध्ययन के प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए तथा किसी भी युक्ति को अध्ययन की सीमा से परे नहीं खींचना चाहिए। सही आकलन करने के लिए आपका वार्तालाप व व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि ऐसे लगे कि आप उन्हीं में से एक हैं। साक्षात्कार करते समय यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वार्तालाप में कोई अन्य व्यक्ति अपनी उपस्थिति से अथवा बीच में बोलकर हस्तक्षेप न करे। संकलन और परिकलन अर्थपूर्ण विवेचन एक विश्लेषण द्वारा सर्वेक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्रित विभिन्न सूचनाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। टिप्पणियों क्षेत्र के रूपरेखा चित्रों, फोटोग्राफ, चयनित अध्ययनों आदि को सबसे पहले अध्ययन उप प्रसंगों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे ही प्रश्नावलियों को अनुसूचियों पर आधारित सूचनाओं का सारणीयन मुख्य पत्रक अथवा विस्तृत पत्रक पर किया जाना चाहिए। आप विस्तृत पत्रक की विशेषताओं व उपयोग के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आप संकेतों की रचना तथा वर्णनात्मक आंकड़ों आदि का आकलन भी कर सकते हैं। मानचित्रकारी अनुप्रयोग आप मानचित्रण तथा आरेखों व आलेख को बनाने की अनेक विधियां सीख चुके हैं। एक कंप्यूटर द्वारा उन्हें शुद्धता व सफाई से बनाना भी जान चुके हैं। घटनाओं की विभिन्नताओं का दृश्य प्रभाव ज्ञात करने के लिए आलेख अत्यंत प्रभावी उपकरण होते हैं। अतः इस प्रस्तुति सहायक सामग्री द्वारा वर्णन एक विश्लेषण की पुष्टि होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट में संक्षिप्त में सभी कामों में ली गई प्रक्रियाओं, विधियों, उपकरणों और तकनीकों की विस्तृत विवरण का समावेश होना चाहिए। रिपोर्ट के बड़े भाग के अंतर्गत समकालीन सूचनाओं की व्याख्या विश्लेषण का समावेश किया जाता है। यह उन आंकड़ों और पोषक तत्वों के आकलन पर आधारित होता है जो सूचियों, सारणी, सांख्यिकी, अनुमानों, मानचित्रों व संदर्भों के रूप में किया जाता है। अंत में आपको अन्वेषण का सारांश देना चाहिए। उपयुक्त रूपरेखा के आधार पर आपको एक समस्या या विषय का चयन करके अन्वेषक की टीम के रूप में अपने अध्यापक के निर्देशन में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए। क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन आप जानते हैं कि स्थानीय स्तर का स्वरूप, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं को समझने में क्षेत्रीय सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतः प्रसंगों से संबंधित किसी भी विषय के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जा सकता है। फिर भी चयनित अध्ययन के लिए विषय का चयन उस क्षेत्र की
वह विशेषताओं पर निर्भर करता है जहां क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जाना है। उदाहरण के लिए कम वर्षा तथा कृषिगत निम्न उत्पादन वाले क्षेत्रों में सूखा अध्ययन का मुख्य विषय हो सकता है। दूसरी ओर असम, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि जैसे राज्यों में जहां वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा संबंधित परिस्थितियां होना तथा प्रायः बाढ़ आना आमतौर पर होता रहता है। बाढ़ों द्वारा होने वाली हानि के मूल्यांकन का सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही धुआं उत्सर्जित करने वाले औद्योगिक इकाइयों के निकट वायु प्रदूषण का चयनित अध्ययन मुख्य विषय के रूप में उभरता है। पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो अनेक वर्षों से हरित क्रांति से लाभान्वित होते रहे हैं, में कृषि भूमि उपयोग का बदलाव स्वरूप अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इस अध्ययन में हम सूखे व गरीबी पर विशेष चयनित अध्ययन के आयोजन पर चर्चा करेंगे। ये आपके सम्मिलित पाठ्यक्रम प्रकरणों में से चुने गए हैं जो निम्नानुसार हैं। भूमिगत जल की स्थिति में परिवर्तन, पर्यावरण, मृदा संरक्षण, गरीबी, सूखा व बाढ़, ऊर्जा प्रत्यय, भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा उसमें परिवर्तन की पहचान। उपरोक्त में से किसी भी प्रसंग पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित करने से संबंधित प्रक्रियाओं का सारांश संलग्न थर्ड में दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए निर्देश। विद्यार्थी को कक्षा अध्यापक के परामर्श से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के नियमित ब्लू प्रिंटिंग तैयार करना चाहिए। इसमें सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों का विस्तृत विवरण, यदि उपलब्ध हो तो उस क्षेत्र का मानचित्र, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का विशिष्ट अवबोध तथा सुरुचित प्रश्नावली सम्मिलित की जानी चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश दे। प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं। आप जहां क्षेत्रीय सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों के साथ विशिष्ट व्यवहार करें। जिन लोगों से आप मिले उनसे मित्रवत अभिवृत्ति स्थापित करें। बोधगम्य भाषा में प्रश्न पूछें। जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं उनसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछें जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस लगे या जिनसे वे उत्तेजित हो जाएं। अच्छा तो यह होगा कि ऐसे प्रश्न प्रश्नावली में सम्मिलित ही नहीं करें। उस क्षेत्र के निवासियों से किसी प्रकार का वाद नहीं करें तथा अपने क्षेत्र उद्देश्य के बारे में झूठ नहीं बोलें। आपके प्रश्न के जवाब में उत्तरकर्ता द्वारा दिए गए विवरण का विस्तृत ब्यौरे का अभिलेखन करें और यदि उत्तरकर्ता कहे तो अभिलेखित विवरण उन्हें दिखा दें। गरीबी का क्षेत्रीय सर्वेक्षण। विस्तार, निर्धारक और परिणाम। समस्या। गरीबी से आशय किसी भी दिए हुए समय पर आय, संपत्ति, उपभोग या पोषण के संदर्भ में लोगों की अवस्था से है। सामान्यतः इसका अवबोध एवं संप्रेषण गरीबी रेखा के संदर्भ में किया जाता है, जो एक ऐसी क्रांतिक सीमा की अवस्था है या आय, उपभोग, उत्पादन, संसाधन व सेवाओं के क्षेत्र में अभिगाम्यता का ऐसा स्तर है जिससे नीचे के लोगों को गरीबी वर्ग में रखा जाता है। गरीबी के पहलू का असमानता से निकट का संबंध है जो कि उसकी उत्पत्ति कारक भी है। इसी प्रकार गरीबी न केवल एक निरपेक्ष बल्कि सापेक्षिक अवस्था भी है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी इसके कुछ निक्षेप पक्ष भी हैं तथा प्रादेशिक भिन्नताओं एवं सामाजिक विविधताओं के बावजूद ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त स्तर के भोजन, वस्त्र तथा आवास की आवश्यकता है। गरीबी दीर्घकालिक अथवा अस्थायी लक्षण हो सकता है। दीर्घकालिक गरीबी को समझना अधिक कठिन है। इसे संरचनात्मक गरीबी भी कहते हैं। गरीबी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आर्थिक विकास की तीव्र दर के बावजूद गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले लोगों की अधिक पहचान हुई है। यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से अनियंत्रित अवस्था में पाई जाती है। अतः गरीबी एक एवं उसके उन्मूलन के उपायों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा किया जा सकता है। चित्र 5.1 और 5.2 में क्रमशः गरीबी से ग्रसित परिवार तथा गांव की झलक दर्शाते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण की आयोजन के प्रथम चरण में उद्देश्य की सूचीकरण किया जाता है। 5.1 में गरीबी ग्रस्त परिवार का दृश्य दिखाया गया है। उद्देश्य। दूसरे वाले में गरीबी ग्रस्त गांव का दृश्य दिखाया गया। उद्देश्य। मस्तिष्क में निम्नलिखित उद्देश्य धारित करते हुए गरीबी के परिणाम धारकों
एवं परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है। गरीबी रेखा के मापने के लिए समुचित मानदंड की पहचान करना, आय, संपत्ति, व्यय, पोषण, संसाधन तथा सेवाओं में अभिकाम्यता के आधार पर लोगों के कल्याण के स्तर का मूल्यांकन, गांव और वहां के निवासियों का ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थितियों के संदर्भ में गरीबी की अवस्था की व्याख्या करना, गरीबी के निहितार्थों का परीक्षण करना, व्याप्ति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कालिका और विषयक पहलुओं को स्पष्ट समझाना आवश्यक है। क्षेत्रीय उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के कुछ चयनित भागों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जा सकता है। चयनित क्षेत्रों का विस्तार 200 हेक्टेयर या उससे अधिक अथवा जिसमें लगभग 400 निवासी अथवा 100 परिवार होने चाहिए। कालिका, यदि अध्ययन में सम्मिलित समस्या चिरकालिक गरीबी से जुड़ी हो तो अध्ययन औसत परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, जिनमें प्रत्युत्तर गांव के साथ साथ उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की वर्षा के सामान्य वर्षा के संदर्भ में होना चाहिए। अस्थायी गरीबी के लिए वर्तमान वर्षा की परिस्थितियों की जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। विषयक रूप से अध्ययन में पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत इकाइयों को आधार बनाना चाहिए। इसमें सामाजिक जनसांख्यिकी विशेषताओं, अस्थायी और उपभोग संपत्ति, आय तथा व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और ऊर्जा सेवाओं के प्रवेशोत्तर पद स्थितियों की अपेक्षित मुद्दे के लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधाएं, गरीबी के निर्धारक एवं निहितार्थ जैसे पहलुओं को सम्मिलित करना चाहिए। विधियां एवं तकनीकी द्वितीय तक सूचनाएं, क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जानने से पहले आपको गरीबी तथा क्षेत्र से जुड़े सामान्य तथा चयनित गांवों से जुड़े साहित्य का अध्ययन कर लेना चाहिए। आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रकाशित लेखों के माध्यम से गरीबी से जुड़े अनेक पहलुओं यथा अर्थ, मापन, मानदंडों, कारणों आदि की संकल्पना को समझा जा सकता है। जिला जनगणना रिपोर्ट या ग्राम स्तरीय प्राथमिक सांख्यिकी सारांश ग्राम राजस्व अधिकारी या पटवारी लेखपाल कर्मचारी से कृषि पशुपालक आदि के आधारभूत आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय से परिवारों तथा अन्य ग्राम स्तरीय सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे ही अन्य प्रासंगिक आंकड़े स्थानीय स्तर पर तहसील अथवा ब्लॉक मुख्यालय पर संबंधित विभागों से भी उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रामीण संसाधनों एवं अर्थव्यवस्था का प्रारूप तैयार करने के लिए इन सभी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। यदि सर्वेक्षण संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित नहीं हो तो प्रतिवर्ष प्रारूप के शोध डिजाइन को विकसित करने में भी इनकी आवश्यकता होती है। मानचित्र गांव एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की स्थलाकृति, अफवाह, जलाशय, बसाव, आवागमन व संचार के साधन व अन्य स्थलाकृतियों स्वरूप जैसे विस्तृत विवरण प्रदर्शन भिन्न 1:50,000 या 1:25,000 मापक वाले स्थलाकृत पत्रकों से अनुरेखित किया जाता है। ऐसे ही प्रदर्शन भिन्न 1:4,000 मापक वाले गांव के भू मानचित्रों तथा राजस्व अभिलेखों को राजस्व अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये मानचित्र क्षेत्रीय परिक्षेप्य एवं भूस्वामित्व के असमान वितरण की झलक देते हैं। पारिवारिक भूस्वामित्व का मानचित्रण किया जा सकता है। पर्यवेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधारभूत उपकरण के रूप में गरीबी के दृश्य विधान का मानस दर्शन गहन पर्यवेक्षण के द्वारा किया जा सकता है। गरीबी से ग्रस्त लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली भोज्य सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता, ईंधन व पेय जल के स्रोत, वस्त्रों व आवासों की स्थिति, कुपोषण, भूख, बीमारी आदि जैसे मानवीय वेदनाएं, गरीबी के कारण स्थिति की सामाजिक व राजनीतिक वंचन आदि अन्य प्रासंगिक लक्षणों से जुड़ी हुई सामान्य गतिविधियों को समझा जा सकता है। विभिन्न विचारधाराओं के प्रमाणीकरण व निष्कर्ष निकालने के लिए फोटोग्राफी, रूपरेखा चित्रण, दृश्य, श्रव्य आलेख व साधारण आरेख आदि जैसे विधियों का सहायता से किए गए पर्यवेक्षण गैर सांख्यिकी सूचनाओं के मूल्यवान स्रोत होते हैं। मापन, कुछ परिस्थितियों में वास्तविक मापन की प्रक्रिया अपनानी होती है। आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसका आवश्यकता होती है। प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली भोज्य सामग्री की मात्रा, लंबाई व भार के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य की स्थिति, पेय जल की मात्रा, विविध भोज्य सामग्री में पोषणीय मात्रा रहने के लिए उपलब्ध स्थान संबंध जानकारी आदि के बारे में यह आवश्यक होता है। कुछ मुद्दों
का शुद्ध सांख्यिकीकरण मापन के साधारणतः साधनों द्वारा उपयोगी होता है। व्यक्तिगत साक्षर गरीबी के अधिकांश माप परिवार की सामूहिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं तथा साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों का संग्रहण परिवार स्तर पर होगा। फिर भी परिवार से संबंधित सूचनाएं परिवार के मुखिया अथवा अधिक मुखर व ज्ञानी सदस्यों के साक्षात्कार द्वारा लेनी होती है। पारिवारिक स्तरीय आंकड़ों के प्रयास के अतिरिक्त सूचनाओं का संग्रह गांव के नेताओं, सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं, अध्यक्षों आदि के साक्षात्कार से भी किया जा सकता है ताकि प्रासंगिक निर्देशों की गणना की जा सके। सर्वेक्षण इकाई कक्षा में विद्यार्थी की संख्या के आधार पर यदि सर्वेक्षण किए जाने वाले गांव के सभी परिवारों का सर्वेक्षण प्रबंधनीय हो तो समग्र का सर्वेक्षण करना चाहिए, अन्यथा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सस्तरीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण उपयुक्त रहेगा। परिवारों का सस्तरीकरण भूस्वामित्व वर्गों, सामाजिक वर्गों, आदिवासियों को जाल अथवा सकेंद्रित वृत्तों द्वारा विभाजित करके किया जा सकता है। सस्तरीकरण के लिए परिवारों को सूचनाबद्ध करने के साथ साथ मानदंडों, लक्षणों तथा आदिवासियों का प्रारूप दर्शाने हेतु काल्पनिक मानचित्रों को निम्न प्रकार से पूर्ण किया जाता है। प्रतिदर्श के लिए सस्तरित लक्षणों सहित परिवार की सूची, पिता का नाम सहित परिवार के मुखिया का नाम, मोहनलाल पुत्र सोहनलाल, होम्मा जी पुत्र कालू जी, सामाजिक वर्ग संवर्ग धाकड़ ओबीसी भील एसटी, भूस्वामित्व हेक्टेयर में 7.2 0.2, घर की स्थिति जाल वृत्तों के संदर्भ में A to D4 टिप्पणियां, क्षेत्रीय स्तर के लिए चित्र 5.3 में दर्शाए अनुसार कल्पित मानचित्र में जाल या वृत्त बनाए जा सकते हैं। इंडेक्स प्यूका बिल्डिंग रेजिडेंशियली नॉन रेजिडेंशियली के लिए दर्शाया गया है। ये कैच बिल्डिंग रेजिडेंशियली नॉन रेजिडेंशियली, पुक्का रोड, कच्च रोड, पाथवे, रेलवे लाइन, रिवर, केनाल, टैंक, पॉन्ड्स, वेल टैप, हैंडपंप के लिए टेम्पल, मस्क्यू, गोडावरा ईटीसी, स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस ईटीसी सारे दर्शाए गए। साउथ नीचे वाले बस्ती की प्रति चयन हेतु ग्रिड सहित संकेतक मानचित्र दर्शाया गया है। सारणी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण तथा अनेक बार पारिवारिक सूचना पर आधारित मापन की जांच व अभिलेख क्रमबद्ध रूप से पहले से तैयार की गई प्रश्नावली में किए जाने चाहिए। कृपया परिशिष्ट फर्स्ट ए से एच तक देखिए। संकलन एवं संगठन, आंकड़ों में प्रविष्टि तथा सारणीयन, एकत्रित सूचनाओं का क्षेत्रीय सर्वेक्षण समापन होने के बाद संकलन एवं अग्रिमीय संगठन तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अब इस कार्य विस्तृत पत्रक के रूप में सुविधापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है। इसका अभ्यास आप कंप्यूटर अथवा तथा संबंधित प्रायोगिक कार्य में पहले ही कर चुके हैं। इन आंकड़ों के कुशल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित क्रम अपनाइए। प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार का पहचान के लिए विशिष्ट संकेत प्रदान कीजिए। इसी प्रकार तालिका में सम्मिलित प्रत्येक परिवार पहचान के लिए भी विशिष्ट संकेत निर्धारित कीजिए ताकि विस्तृत पत्रक पर संकलन का कार्य किया जा सके। यदि प्रत्येक परिवार की सूचनाओं का संकलन अलग अलग पत्रकों पर किया जाए तो अधिक सुविधाजनक रहता है। प्रत्येक स्तंभ में दिए गए लक्षणों के भी विशिष्ट नाम निर्धारित करने होते हैं। अग्रिम गणनाओं के लिए प्रत्येक पत्रक में सूचनाएं परिवारों को दिए विशिष्ट संकेतों के आधार पर करनी चाहिए। सत्यापन एवं संगतता की जांच, आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रविष्टियां करने के बाद कुछ प्रविष्टियों की यादृच्छिक जांच करना आवश्यक होता है। इसकी और अग्रिम जांच प्रति योग न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों तक तथा संबंधित चरों के आधार पर की जाती है। सूचकों की गणना, गरीबी की स्थिति का विश्लेषण करने से पूर्व उपलब्ध प्रचल मूल्यों का उपयोग करते हुए सूचकों का संग्रहण एवं अनुपात की गणना करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस संबंध में अग्रिम विश्लेषण के लिए पारिवारिक स्तर परिणानुसार सूचकों के समूह का संग्रहण की जाती है। कुल संपत्ति, कुल आय, कुल व्यय, कुल
खाद्य उपभोग, पोषण के स्तर आदि आधार पर मापन की हुई कल्याण की स्थिति को इंगित करने वाले सूचक पारिवारिक संरचना का आकार, व्यवसाय के प्रकार, शिक्षा का स्तर, जोत का आकार, सिंचाई की स्थिति, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, रोजगार के गौण स्रोत, उत्पादन, संपत्ति का स्वामित्व, लैंगिक समानता की स्थिति आदि जैसी चिरकालिक गरीबी के कारण की व्याख्या करने वाले सूचक, लैंगिक आधार पर भेदभाव की स्थिति, बच्चों और युवाओं में साक्षरता व शिक्षा के स्तर, रोजगार की विविधता, उत्पादक और उपभोक्ता संपत्तियों, फसल उत्पाद व्यय के प्रारूप, पोषणीय उपभोग आदि के आधार पर गरीबी के परिणामों से संबंधित सूचकों के संगणना की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि गरीबी के साथ वृत्ताकार संबंध होने से कई कारणवाचक कारक परिणाम के तथ्य भी हैं। दृश्य प्रस्तुति, जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रमुख विशेषताओं के वितरण प्रारूप को दर्शाने के लिए मानचित्र कला के अंग के रूप में संक्षिप्त तालिकाओं, आरेखों और रेखाओं चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। गांव में गरीबी के वितरण प्रारूप को दर्शाने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य से भू स्वामित्व के वर्गों अथवा जाति आधारित वर्गीकरणों सहित पारिवारिक सामाजिक वर्गों के आधार पर तालिकाएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार लोगों के कल्याण की स्थिति दर्शाने के लिए उत्पादक संपत्तियों अथवा कुल व्यय पर आधारित परिवारों के पृथक्करण के संयुक्त सूचकों का उपयोग किया जा सकता है। लोक कल्याण की भिन्नताओं को गरीबी रेखा खींच कर अथवा वर्गाकार परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर व नीचे विभाजित करके भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ताकि समाज के गरीबी से ग्रस्त वर्गों एवं उनके सामाजिक पृष्ठभूमियों को समझा जा सके। लॉरेंज वक्र इस असमानता को दर्शाने वाला एक प्रमुख उपकरण है। इसका उपयोग गांव के परिवारों की संपत्तियों, आय तथा व्यय दर्शाने के लिए किया जा सकता है। विषयक मानचित्र गांव तथा अधिवासियों की राजस्व सीमाओं की कृषिगत के साथ साथ अकृषिगत भूमि का क्षेत्रीय वितरण क्षेत्र वर्णनीय मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इन मानचित्रों की सहायता से कुछ मानचित्र वर्ग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्वरूप का जो कि असमानता का स्रोत तथा गरीबी का आधारभूत कारण है, मूल्यांकन किया जा सकता है। इन मानचित्रों की सहायता से घरों की अवस्थिति तथा सेवाओं की स्थिति के संदर्भ में अपर्याप्त प्रवेशता को समझा जा सकता है। सांख्यिकी विश्लेषण परिवार स्तरीय संकेतों से कुछ तात्पर्य निकालने के लिए साधारणतः वर्णनात्मक सांख्यिकी विधियों के साथ साथ सहचार्य वर्णनात्मक संबंधों तथा संयुक्त संकेतों का अर्थपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में साधारणतः समांतर माध्य औसत परिस्थितियों को इंगित कर सकता है, जबकि विचरण गुणांक विभिन्न पारिवारिक वर्गों में सामाजिक आर्थिक कल्याण में विसंगतियों के विस्तार को इंगित करेगा। इसी प्रकार आप दो चर के मध्य संबंध की गहनता का मापन सहसंबंध गुणांक का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके द्वारा आप गरीबी अथवा अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को संभावित कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। प्रतिवेदन लेखन जिस प्रकार आपने समस्या के अन्वेषण के दौरान किया था, उसी प्रकार अंततः आपके अध्यापक द्वारा निर्देशित क्रमबद्ध तरीके से सभी विश्लेषित सामग्री का उपयोग करते हुए वर्गाकार या व्यक्तिवार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभी तक हमने जिन बिंदुओं का विवेचन किया था वे उसी क्रम में आपकी प्रस्तुति के अंग होंगे। आप अपनी प्रस्तुति को उपयुक्त मानचित्रों, आरेखों, आलेखों, फोटोग्राफ, रेखाचित्र जैसे अलंकरणों से भी पुष्टि करेंगे। अपनी प्रस्तुति में दिए गए कथन की पुष्टि में यथोचित तथ्यों की सूचियों सहित पूर्व रचनाओं के संदर्भ में संदर्भ देंगे। सूखे की क्षेत्रीय अध्ययन बेलगांव जिला कर्नाटक का एक अध्ययन भारत के कुछ क्षेत्रों में पानी की बाहुल्यता है और तथा अल्पता है, लेकिन देश के अनेक भागों में जल अपर्याप्त है तथा लोग कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते कि अगली बार वर्षा कब होगी। सूखा
तब पड़ता है जब कई महीनों अथवा वर्षों तक भी धरातल से जल का हाथ संग्रहण से अधिक होता है। मरुस्थल के कुछ भाग में वर्षा लगभग कभी नहीं होती। सूखा अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। सूखा व बाढ़ ऐसे दो विपरीत कारक हैं जिनके सामना भारतीय कृषक को करना पड़ता है। इन दोनों में से किसी एक की भी विशिष्ट परिभाषा देना कठिन है। फिर भी गुणात्मक रूप से आर्द्रता की लंबी अवधि तक तथा क्षीण कमी की को कृषिगत सूखे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूखा जैसे कि सामान्य जन द्वारा समझा जाता है जलवायु शुष्कता की ऐसी भीषण परिस्थिति है जो मृदा नमी व जल को पादपों, पशुओं, मानव जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक स्तर से भी कम कर दे। चित्र 5 संख्या 5.4 तथा 5.5 समानतः शुष्क उष्ण पवनों इसके संलग्न होती हैं तथा इसके बाद क्षतिज कारक बाढ़ आ सकती है। चित्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र 5.4 मृदा की नमी का हाश दिखाई गई है। सूखे को मानवीय दुर्दशा के सबसे मुख्य कारणों में से एक माना गया है। यद्यपि सामान्य रूप से सूखे का संबंध अर्ध शुष्क अथवा मरुस्थलीय परिस्थितियों से होता है, तथापि यह उन क्षेत्रों में भी हो सकता है जहां वर्षा व नमी की पर्याप्त स्तर रहता है। व्यापक अर्थ में कृषि, पशुओं, उद्योगों अथवा मानव की सामान्य जलीय आवश्यकताओं में किसी भी कमी को सूखा कहा जा सकता है। इसका कारण आपूर्ति में कमी, जल का प्रदूषण, अपर्याप्त संग्रहण या परिवहन सुविधाएं अथवा असाधारण मांग आदि में से कोई भी हो सकता है। सूखे के प्रभाव उसकी भीषणता, अवधि एवं प्रभावित क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करते हैं। ये प्रभाव सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर भी निर्भर करते हैं। जो समाज अधिक विकसित अथवा आर्थिक दृष्टि से अधिक विविधतापूर्ण है वे सूखे के साथ उत्तम समायोजन कर लेते हैं तथा शीघ्रता से क्षतिपूर्ति भी कर लेते हैं। गरीब या पिछड़े क्षेत्र विशेष रूप से जो एक ही फसल पर निर्भर करते हैं या पशुचारण अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं। सूखे के सबसे खराब प्रभाव में धरातलीय जल व खाद्यान्नों में कभी प्रमुख है। फसलें खराब होने से मानवीय दुर्दशा, भूख व कुपोषण तथा आर्थिक कठिनाई की प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला बन जाती है। विकसित देशों में इन परिस्थितियों का चरमोत्कर्ष भूख से मरने वालों की बड़ी संख्या तथा कृषकों द्वारा आत्महत्या के रूप में होता है। उद्देश्य सूखे का मूल्यांकन करने वाले परिमाण जानने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संपादित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान व अभिलेखन करना जहां सूखे की पुनरावृत्ति होती हो। प्राकृतिक आपदा के पूर्व रूप में सूखे को प्रथम दृष्टया अनुभव करना। सूखे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सूखे से निपटने के लिए सुझाव देना। व्याप्ति, क्षेत्रीय कालिका और विषयक प्राप्ति से संबंधित पहलुओं को समझना। क्षेत्रीय, यदि आपके जिले या उसके आसपास सूखा पड़ता है तो पूर्व वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र का क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जा सकता है। कालिक, यदि अध्ययन की जानने वाली समस्या का संबंध सूखे की पुनरावृत्ति से हो तो वहां यह सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की औसत परिस्थितियों के प्रत्युत्तर पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूखे व सामान्य वर्षों के कृषि उत्पादन के आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। विषयक दृष्टि से कृषि उत्पादन तथा फसल भूमि उपयोग का मूल्यांकन वर्षा के अनियमित और वनस्पतिक प्रारूप के माध्यम से सूखे की परिणाम निर्धारक कारकों व निहितार्थ को समझना चाहिए। उपकरण व तकनीकी द्वितीयक सूचनाएं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे के वर्षों के लिए वर्षा, फसल उत्पादन तथा जनसंख्या से संबंधित मानचित्र व आंकड़े निम्नलिखित सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कार्यालयों से प्राप्त करने चाहिए। भारतीय दैनिक ऋतु मानचित्र रिपोर्ट, भारतीय मौसम विभाग IMD, कृषिगत मौसम विभाग एवं एक अंग पुणे, फसल ऋतु काल दर्श IMD एग्रीमेंट प्रभाग पुणे, कर्नाटक सरकार, बेलगांव जिला गजट, बेंगलोर 1987। जनगणना रिपोर्ट, भारतीय जनगणना विभाग, नई दिल्ली, जिला रिपोर्ट, ग्राम निर्देशिका
कर्नाटक सरकार। सांख्यिकी सारांश आर्थिक व सांख्यिकी ब्यूरो कर्नाटक सरकार बेंगलोर। मानचित्र सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्रमित 1:50,000 का बृहत मापन मानचित्रों के नित्यवाही तथा अनित्यवाही जलाशयों, बस्तियों, भूमि उपयोग एवं अन्य भौतिक व सांख्यिकी लक्षणों की आसानी से पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भू राजस्व मानचित्र भूमि उपयोग के आंकड़े प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रक्षण का अर्थ है चारों ओर दृष्टिपात करना, लोगों से बातचीत करना तथा जल भराव, फसल खराब होने, चारे की कमी, भूख से मृत्यु, किसानों द्वारा आत्महत्या यदि कोई हो आदि के संबंध में किए गए परीक्षणों का अवलोकन करना। निर्धारित लक्ष्य तथा प्रक्रियाएं, चयनित गांव के फसल भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, नदियों, जलधाराओं, नालों, टैंकों, कुओं, सिंचाई सुविधाओं यदि हो तो सूखे की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। फोटो चित्र तथा रूपरेखा चित्र क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अवधि के लिए की गए सूखी भूमि, लोगों तथा पशुओं के फोटो चित्र एवं रूपरेखा चित्र अध्ययन की गुणात्मक में वृद्धि करते हैं। मापन लक्ष्य मापने के लिए कई प्रकार की सर्वेक्षण में इकाई के रूप में एक गांव को चुना जाता है। गांव के पटवारी से भू संपत्ति मानचित्र प्राप्त किया जाता है। इस मानचित्र में खसरा संख्या तथा खेतों की सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इससे रूपरेखा मानचित्र की कुछ प्रतियां तैयार कर ली जाती हैं तथा उनमें सूचनाएं भर जाती हैं। इन सूचनाओं में पानी की गहराई के लिए कुएं, टैंक तथा जल धाराएं, बड़ी नदियों में नित्यवती जल की सीमाएं, बुआई किए गए खेतों की कुल संख्या, बीजों की हानि, फसल कटाई, पीने के पानी की सुविधाओं की उपलब्धि, राजकीय राहत उपाय यदि सम्मिलित किए जाते हैं। साक्षात्कार प्रश्नावली विधि के अंतर्गत पहले तैयार किए गए प्रश्नों को उत्तरकर्ताओं से पूछना सम्मिलित है। यदि प्रश्नावली सुरक्षित है तो सर्वेक्षक को प्रश्न पूछकर प्राप्त उत्तर को अभिलेखित करना होता है। प्रश्न सूखे व कृषकों की आर्थिक स्थिति से संबंधित होनी चाहिए। यदि इन प्रश्नों के मुख्य पक्ष वर्षा की प्राप्ति, वर्षा वाले दिनों की संख्या, बुआई, जल भराव, फसलों की प्राकृतिक, पशु व चारा, घरेलू जलापूर्ति, स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्रामीण ऋण, रोजगार, गरीबी, सरकारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि से संबंधित होने चाहिए। उत्तरकर्ताओं की संवेदनशीलता की गहनता 5 बिंदु के मापक पर अभिलेखित की जा सकती है। बहुत अच्छी, संतोषजनक, खराब तथा बहुत खराब। सारणीयन सुविधाजनक प्रक्रियाओं व व्याख्यान के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों के संग्रहित आंकड़ों का क्रमबद्ध तरीके से गठित करना होता है। चित्र विधि जैसे विभिन्न विधियों के उपयोग से आंकड़ों का वर्गीकरण व सांख्यिकी गणनाएं की जाती है। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अवधि में एकत्रित सूचनाओं का अभिलेखन विस्तृत प्रतिवेदन के रूप में होता है, जिसमें सूखे के कारण तथा परिमाण एवं अर्थव्यवस्थाएं व लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव सम्मिलित होते हैं।